अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्न मरयम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारिय्यून नहनु अंसारुल्लाह फ़आमनत ताइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत ताइफ़ा फ़अय्यदना अल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। यहाँ कराची में गवर्नर हाउस के सामने मौजूद कायदीन जमात इस्लामी, अमीर जमात इस्लामी सूबा सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर साहब, दीगर कायदीन और मरी रोड पर मौजूद कायदीन किराम और मेरे बहुत ही अजीज नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी बहुत इज्जत माँ बहनों, माओ, बेटियों, हमारा ये धरना एक बड़ी तहरीक बनकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कुव्वत से और पूरे अज़्म के साथ आज 10वें दिन में दाखिल हो गया है। अहले कराची भी अब इसमें शामिल हो गए हैं और सिंध का गवर्नर हाउस, उसकी यह सड़क इंसानों से भर गई है। और अभी तो ख़वातीन का इज्तिमा या उनका धरना खास तौर पर कल और परसों में आपने बुलाया है, लेकिन आप ये देखें कि अज़ खुद इतनी बड़ी तादाद में हमारी बहनें यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं गुज़िश्ता 10 दिन से मरी रोड पर जिस तरह अवाम का एक जम्मे गफीर होता है, और ये वो लोग हैं कि जिन्होंने आज से 10 दिन पहले सारी रुकावटों को तोड़ दिया था, लेकिन हमने इस बात का फैसला किया था कि हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम तसादुम का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, हम टकराव से इज्तिनाब करेंगे, लेकिन अपने हक के लिए डट कर खड़े हो जाएंगे और 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मरी रोड आज भी इंसानों से भरी हुई है और यहाँ शहर कराची में गवर्नर हाउस पे भी धरना अपने जोबन पे आ गया है। आइंदा 1-2 दिन में इंशाअल्लाह मैं पेशावर और लाहौर के धरनों का भी ऐलान करूंगा और इसके बाद धरनों का ये सिलसिला बलूचिस्तान भी पहुंचेगा और बात सिर्फ गवर्नर हाउसेस के धरने तक नहीं रहेगी, फिर ये शाहराहों के ऊपर हम बैठेंगे। मैं कराची के लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर शाहराह फैसल पर एक तारीखी धरने की कॉल दी जाए तो आप सब उसके लिए तैयार हैं? और मुझे मालूम है कि जब भी मैं पेशरफ्त की बात करता हूं तो डी चौक के नारे हर तरफ से लगना शुरू होते हैं और पिंडी में मौजूद नौजवान डी चौक और पार्लियामेंट हाउस जाने की बात करते हैं। ये जज्बे जवान हैं, इन जज्बों को इंशाअल्लाह कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये तहरीक जो आवाम के हक की तहरीक है, जो पाकिस्तान के हक की तहरीक है और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की तहरीक है, तरक्की देने की तहरीक है, और पाकिस्तान पे मुसल्लत जो एक टोला है, हुक्मरान तबका है, इसको सरों से हटाकर और यहाँ पर उन लोगों को लाने की तहरीक है जो हक की बालादस्ती करे, जो इस्लाम का आदिलाना निज़ाम कायम करे, जो इस मईशत को जो सूद दर सूद जकड़ दी गई है और इस सूदी निज़ाम के तहत
हम कर्जों के जाल में फंसते चले गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। इस पूरे सूदी निजाम को जड़ से उखाड़ कर फेंक देने की तहरीक है। लेकिन इस तहरीक के पहले मरहले के तौर पर हमने अपना 7 निकाती एजेंडा रखा है। यह 7 नुक्तों का एजेंडा क्या है? इसमें साफ और वाज़ेह बात है और इससे हम बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि बिजली के ये बम जो बिलों की सूरत में आते हैं 25 करोड़ पाकिस्तानियों को ये कबूल नहीं है। इन्हें बिजली की कीमत बिजली के लागत के मुताबिक लानी पड़ेगी, वरने भी हो सकता है कि हम पूरे पाकिस्तान से ये अपील करें, कि अब हम बिजली के बिल नहीं अदा करेंगे और तुम आकर देख लो कि किस तरह हमारी बिजली काटते हो। इसलिए इससे पहले कि हम ये अपील पूरे पाकिस्तान में करें, हुक्मरानों को होश के नाखून लेने चाहिए और बिजली के बिलों में कमी करनी होगी। हम इस मुतालबे से दस्तबरदार नहीं हो सकते। ये कुछ भी कर लें, ये जितनी डिलेइंग टैक्टिक्स कर लें, ये मुज़ाकरात में जब आते हैं तो एक बात करते हैं और जब मुज़ाकरात से उठकर जाते हैं तो दूसरी बात करना शुरू करते हैं। और कभी कहते हैं मुनाजरा कर लो, कभी कहते हैं मुबाहिसा कर लो। हमारा एक कारकुन भी वजीर आजम से भी मुनाजरा भी कर सकता है, मुबाहिसा भी कर सकता है और चित भी कर सकता है, इसलिए कि वजीर आजम के पास या उनके उस पूरे वुज़रा के टोले के पास कोई दलील नहीं है। एक तो बात यह है कि आपकी तो कोई कानूनी हैसियत भी अजीब तरीके की है कि जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कोई आदिल जज आ गया, कोई चीफ जस्टिस ऐसा आ गया, पाकिस्तान में होने वाले इस तमाशे पर कोई एक्शन ले और एक जुडिशियल कमीशन बना दे और फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले देना शुरू करे, तो ना शहबाज शरीफ रहेंगे, ना नवाज शरीफ रहेंगे, ना जरदारी रहेंगे, ना उनकी सिंध हुकूमत रहेगी और ना पंजाब में भतीजी की हुकूमत रहेगी, ना वजीर आजम रहेगा, ना समधी नायब वजीर आजम रहेगा। ये खानदान जो हम पर फैमिली एंटरप्राइजेस की सूरत में मुसल्लत हो गए हैं, ये तो एक ही झटके में रवाना हो जाएंगे। लेकिन क्या करें, हालात जिस नौइयत के हैं, वो तहरीक भी अपनी जगह मौजूद है। आइन की बालादस्ती की तहरीक, कानून की हुक्मरानी की तहरीक, जमहूर की राय के एहतराम की तहरीक, राय आम्मा की उसकी राय की अहमियत की तहरीक वो अपनी जगह पर जारी है और हमारे बड़े कौमी एजेंडे का हिस्सा है। लेकिन इस वक्त तो सामने अगर ये मौजूद है तो इन्हीं से मुतालबा करते हैं, वजीर आजम साहब आप बिजली के बिल कम कर दीजिए, इसी में आपकी निजात है, वरना ये धरना तहरीक आपको कहीं लेकर ही ना डूब जाए और 47-45 भी मुंह देखता रह जाए और आपकी हुकूमत चली जाए। अवाम के गुस्से से और अवाम के गैज़ो गज़ब से अगर आपको बचना है तो आपको ये मुतालबा मानना पड़ेगा। हमारा मुतालबा बहुत आसान और सादा है कि तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल 368 अरब रुपए का टैक्स अदा किया है। पाकिस्तान में यह तनख्वाहदार तबका ही तो टैक्स देता है, आप डायरेक्ट टैक्सेस से वसूल कर लेते हैं। और जब वजीर आजम या उनके वजीर कहते हैं कि जमात इस्लामी की तजावीज, मीटिंग में तो कहते हैं काबिल अमल है, मीडिया पे कहते हैं कि काबिल अमल नहीं है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये तनख्वाहदारों का इस साल का जो स्लैब इन्होंने बनाया है, इस पूरे स्लैब को हटा देंगे तो भी तो 368 अरब रुपए से ज्यादा तुम जमा कर लोगे। लेकिन ये पूछना चाहता हूं कि जिनकी जमीनें 20 एकड़ से ज्यादा हैं, मैं छोटे किसान की तो बात नहीं कर रहा, एक माकूल काश्तकार भी 15 से 20 एकड़ वाला भी एक मिडिल क्लास से भी अच्छी हैसियत का काश्तकार होता है। लेकिन मैं तो 20 एकड़ से ऊपर के लोगों से के बारे में कह रहा हूं जिनकी 2.5 करोड़ एकड़ जमीन है, कल्टीवेटेड लैंड है। इन 2.5 करोड़ एकड़ ज़रई जमीनों के ऊपर आप टैक्स क्यों नहीं लगाते हैं? जागीरदारों से इनकम टैक्स क्यों नहीं वसूल करते हैं? सारा बोझ तनख्वाहदार लोग उठाएं, ये नहीं चलेगा। और ये क्या काबिल अमल नहीं है कि आज आप ऐलान करें और कल से टैक्स कलेक्शन शुरू हो जाए तो ये मसला हमारा हल हो जाएगा, हमारे बिल भी कम हो जाएंगे। और फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूं, ये जो हम आपसे कहते हैं कि जो IPPs हैं, ये जो IPPs क्या है? ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं। ये किसकी इख्तिरा है? ये पीपुल्स पार्टी के जमाने में धंधा शुरू हुआ। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, जब आपकी तहरीक आगे बढ़ी है तो बहुत सारी मेंढकियों को जुकाम होना शुरू हुआ है
और FIR में हमारा नाम भी एक उन्वान से सामने आकर यह कहना शुरू कर दिया है कि हम भी IPPs के खिलाफ हैं। हम पूछना चाहते हैं 1988 से लेकर आज तक किस किस की हुकूमत रही है? जिसकी भी हुकूमत रही है MQM उसका हिस्सा रही है। हर हुकूमत से शेयर लेती रही है। कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरों का बेड़ा गर्क करती रही है। यहाँ बदताखोरी, दहशतगर्दी, बोरी बल्लाशों का कारोबार करती रही है। वडीरों के आलाकार का किरदार अदा करके यहाँ पर लोगों को तबाह बर्बाद करते रहे हैं। और आज ये कहते हैं कि IPPs हाँ वो नहीं होने चाहिए। जितने IPPs बने हैं सब में पीपुल्स पार्टी या नून लीग या काफ लीग और फिर MQM इसमें शामिल रही है। और PTI के दौर में भी ये IPPs मजीद वजूद में आए हैं। इसलिए कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इस पूरे धंधे में अपनी शिरकत ना की हो। जिसने जितना वक्त गुजारा है उतना ही कौम को लूटा है। और जब हम ये कहते हैं कि ये कैसी नाइंसाफी है, जो बिजली बनती ही नहीं है उसको भी पाकिस्तान की कौम अदा करे, पाकिस्तान के गरीब अदा करें, मिडिल क्लास लोग अदा करें, पाकिस्तान के ताजिर अदा करें, पाकिस्तान के सनतकार अदा करें और सनतों का भट्टा बैठता रहे, मईशत तबाह होती रही और लोग गरीब से गरीब तर होते चले जाएं, मिडिल क्लास बर्बाद होती चली जाए। और आप ये कहें कि हमने जो मुआहदे किए हैं कायदों के मुताबिक तो हमें अमल दरामद करना पड़ेगा, वरना ये लोग किसी कोर्ट में चले जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे। मैं ये बात बताना चाहता हूं, मीडिया के तवज्जुह से पूरी पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूं कि वजीर आजम से लेकर निचली सतह तक ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं, ये सब धोखा दे रहे हैं। इन IPPs में कितने मुआहदे ऐसे हैं जो झूठ पर मबनी हैं, ओवर कैपेसिटी शो की गई है। आज फॉरेंसिक ऑडिट कर दीजिए, आज पता चल जाएगा कि इन माफियाज ने इन IPPs के साथ मिलकर कितना खून निचोड़ा है, कितने खून पसीने की कमाई को खाया है। ये किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। कोर्ट में कहां जाएंगे? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं, IPPs को बचाने के लिए, इस धंधे को बचाने के लिए तो आप हमें डराते हैं कि ये इंटरनेशनल कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन है, इस गैस पाइपलाइन पे जो मुआहदा आपने किया था, इस मुआहदे के मुताबिक ईरान ने अपना हिस्से का काम मुकम्मल कर लिया, पाकिस्तान ने इस पर काम नहीं किया। अब जब ईरान ये कहता है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और $8 बिलियन बल्कि उससे भी ज्यादा की पेनल्टी लगाएंगे, उस पर आप क्या कहते हैं? चूंकि अमेरिका आपको मना करता है, पाकिस्तान का नुकसान करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में RLNG तो आप खरीदते हैं, जो सस्ती गैस ईरान से आ सकती है उसके लिए आप तैयार नहीं है, इसलिए कि आप गुलाम इब्ने गुलाम हैं, आप अमेरिका के गुलाम हैं, आप IMF के गुलाम हैं। और जितने लोग भी ये दावे करते हैं कि हम IMF की गुलामी से निजात हासिल कर सकते हैं या करना चाहते हैं, हमने देखा है पिछले अरसे में, ये 15 साल का किस्सा है, ये 15 साल में $7.78 बिलियन पीपल्स पार्टी ने IMF से मुआहदा किया और कर्जा लिया। नून लीग ने $6.48 बिलियन मुआहदा किया, कर्जा लिया और पाबंदियां, और उसके नतीजे में हमारी मईशत तबाह हुई। उनके कहने पर गरीब का खून निचोड़ा और उसके बाद PTI ने $6 बिलियन का मुआहदा किया और उनकी माशी पॉलिसियां पाकिस्तान में नाफिज की और पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बिठाया। ये सब एक ही होते हैं, इसलिए कि जब ये इख्तिदार में आते हैं तो वही तो वजीर खजाना होते हैं, जो एक हुकूमत में होता है, फिर दूसरी में होता है, फिर तीसरी में होता है। बातें करने से मसला हल नहीं होता, ऐलानात से कुछ नहीं होता। इक़दामात आपके क्या कह रहे हैं? इस हम्माम में सब वही हैं जो होना चाहिए। इसलिए ये जो IMF की गुलामी का तौक हमारी गर्दनों पे डाला जा रहा है, एक नए प्रोग्राम में जा रहे हैं, 24वां IMF प्रोग्राम। इसके फरमाइशी प्रोग्राम ही खत्म नहीं हो रहे। मजीद बिजली महंगी करो, मजीद गैस महंगी करो। मैं पूछना चाहता हूं, जब ये बिजली और गैस आप इतनी महंगी करेंगे, सनतें कैसे चलेंगी, लोग कैसे जिएंगे? लोग हमें बताते हैं कि कोई मोटरसाइकिल बेच रहा है, कोई अपने घर में खवातीन की बुंदे और बालियां बेच रहा है,
कोई अपने घर का फर्नीचर बेच रहा है कि हम बिजली के बिल अदा नहीं कर सकते, इस महीने बेच देंगे, अगले महीने क्या करेंगे, उससे अगले महीने क्या करेंगे। तुम पाकिस्तानी कौम को खुदकुशियों पे मजबूर मत करो, मनशियात का आदी मत बनाओ। तुम ये ना करो, पाकिस्तान को तबाह नहीं करो। एक ही रास्ता है, अवाम को हक दो, अवाम को रिलीफ दो, और इस रिलीफ के लिए जमात इस्लामी निकली है। जमात इस्लामी की इस तहरीक को ये टोला रोक नहीं सकेगा। ये जितनी बातें बना ले, इन्हें रिलीफ देना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। 10 दिन भी गुजार लिए हैं, 100 दिन भी गुजारने के लिए तैयार है। तैयार है कि नहीं तैयार है? और सिर्फ यही नहीं बैठेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसलिए पिंडी में भी जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, मीडिया के तवस्सुस से सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के तवस्सुस से सुन रहे हैं, ये धरना पाकिस्तान के नौजवानों की उम्मीद बन गया है, तनख्वाहदारों की उम्मीद बन गया है, मजदूरों और किसानों की उम्मीद बन गया है, गरीबों और मिडिल क्लास की उम्मीद बन गया है। हम इस तरह लोगों की उम्मीदों को नहीं तोड़ सकते। लिहाजा साफ और सीधी बात है, बिजली की कीमत कम करो, जागीरदारों पे टैक्स लगाओ, अपनी मराहत कम करो। यहाँ मुझे पता चला कि जब गवर्नर हाउस पे आपने धरना देना शुरू किया है तो गवर्नर सिंह साहब ने, कामरान टेसूरी साहब ने आपकी खिदमत करना शुरू की। मेरा ख्याल है जिस पर हमारा इत्तेफाक हो गया था कि अब ना कढ़ाई का तस्करा होगा, ना पकोड़ों का तस्करा होगा, उन्होंने कढ़ाई फिर चढ़ा ली है, पकोड़े आपको भेजना शुरू कर दिए हैं। आपने शुक्रिया के साथ कबूल तो कर लिए हैं, लेकिन मैं गवर्नर सिंह साहब से भी ये कहना चाहता हूं, आपने पानी भेजा, आपका शुक्रिया, आपने चाय भेजी, आपका शुक्रिया, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए हैं। हम तो इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान में वजीर आजम और सदर मुमलिकत, गवर्नर, चारों वज़राए आला, तमाम मुशीर, तमाम मुशीर आज से इस बात का ऐलान कर दें कि कोई सरकारी गाड़ी 1300 सीसी से ऊपर नहीं इस्तेमाल करेंगे। टेसूरी साहब, आप जेस्चर दीजिए, आगाज कर दीजिए, और कल से आप 1300 सीसी से कम की गाड़ी में बैठकर अपना पूरा गवर्नरशिप का दौर मुकम्मल करेंगे, फिर तो बात बनती है, वरना जाहिरी चीजों से मसला हल नहीं होता। यह संजीदा बात है, और संजीदा बात यह है कि एक मखसूस तबका, उसको फ्री पेट्रोल मिले, उसको बड़ी बड़ी गाड़ियां मिले, जिसका एवरेज भी 3 किलोमीटर और 5 किलोमीटर से ज्यादा ना हो, उनकी बड़ी गाड़ियों का बोझ गरीब उठाएं, मिडिल क्लास लोग उठाएं, और इस तरह से वो बर्बाद होते रहे, और ये तबका अपनी अय्याशियां कम करने के लिए तैयार नहीं। हमसे कहते हैं वज़रा कैसे बिजली की कीमत कम करें, ऐसे बिजली की कीमत कम करो कि अपनी मराहत खत्म करो, और इसके नतीजे में जो पैसे बचे वो गरीब के हक में इस्तेमाल करो। ये शहर कराची है, ये मिनी पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की मईशत को चलाता है। 54% एक्सपोर्ट यहां से होती है, 67% रेवेन्यू जनरेट होता है। ये शहर कराची ये गरीबों की माँ है। यहाँ हर कौम, हर बिरादरी, हर नस्ल, हर जुबान के लोग हैं। यहाँ अक़लियतें भी अपनी जगह पूरे एतमाद के साथ मौजूद होती हैं। सब मिलजुल कर काम करते हैं, इसकी सनतें चलती हैं तो पाकिस्तान चलता है। लेकिन यहाँ जो तबका हम पर मुसल्लत है, 16वां लगातार साल पीपुल्स पार्टी की हुकूमत है, पिछले 50 साल से बदल बदल कर इनकी हुकूमत है, और पिछले 30, 35, 40 साल से MQM हर सेटअप का हिस्सा होती है, और इन लोगों ने यहाँ की सनतों को तबाह किया है। इन गए गुजरे हालात में भी जब ये शहर कराची मुल्क की मईशत चला रहा है, तो अगर यहाँ सनतों को पानी मिल जाए, अगर यहाँ सनतों को गैस मिल जाए, अगर यहाँ सनतों में बिजली की कीमत कम हो जाए, तो फिर तो ये पाकिस्तान को बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन इस मिनी पाकिस्तान के साथ इस पूरे तबके ने जो सलूक किया हुआ है वो नाकाबिले माफी है। ये जुर्म करते हैं, ये जमीनों पे कब्जा करते हैं। आज भी मुझे पता चला है कि कोई मेहरान सोसाइटी है, गुलशन मेहरान है, वहां पुलिस के लिबास में कुछ लोग हैं, डाका डाल रहे हैं, बाउंड्री वॉल खींच रहे हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। और आर्मी चीफ यहां तशरीफ लाए थे और उन्होंने कहा था कि सिंध में जो सिस्टम काम कर रहा है, यानी जमीनों पर कब्जे का सिस्टम, हम उसको खत्म कर देंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि सिंध का सिस्टम
जाकर सदर हाउस के अंदर बिठा दिया गया है, सदर उसको बना दिया गया है। अब यह सिस्टम तो बलूचिस्तान तक भी पहुंच गया है। हम में जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। क्या तमाशा है इस कौम के साथ, लोगों की जमीनों पे कब्जा करते हो और फिर हमारे कलेजे पे मूंग दलते हो। ये नहीं चलेगा, इसको बदलना पड़ेगा और अपने हक के लिए ये जो आवाम निकले हैं इंशाअल्लाह अपना हक हासिल करेंगे। ये शहर कराची पर एक के इलेक्ट्रिक का अजाब मुसल्लत है। पूरे पाकिस्तान में लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि के इलेक्ट्रिक बड़ा सोफिस्टिकेटेड और बड़ा जबरदस्त किस्म का कारपोरेट सेक्टर का इदारा है और बड़ी खिदमत कर रहा है। पूछना चाहता हूं, ये के इलेक्ट्रिक पहले KESC था, लोग तो उससे भी खुश नहीं थे। 2005 की बात है जब मुशर्रफ और MQM ने इसको बेचा था और 16 अरब रुपए में इसके खंभों की कीमत के बराबर इसको फरोख्त कर दिया था। जब से ये सारी माफिया जो हुकूमत में होती है ये के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट करती हैं और अवाम पर जो जुल्म होता है इसमें ये सारी पार्टियां शरीक जुर्म होती हैं। और इस के इलेक्ट्रिक ने क्या किया, 2005 में जितनी पावर जनरेशन होती थी आज उससे 15% कम होती है। 19 साल में 15% जनरेशन कम हो गई। इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक के हैं। इस वक्त भी हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है और ट्रांसमिशन है बदतरीन सूरत हाल है, लोड शेडिंग होती है, सबसे महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक बनाता है और कराची के अवाम के सरों पर इसको मुसल्लत करके रखा हुआ है। नेप्रा हुकूमत और के इलेक्ट्रिक माफिया का शैतानी इत्तेहाद है जो कराची के 3.5 करोड़ इंसानों के ऊपर मुसल्लत है और इसको सारी पार्टियां, सारी हुकूमतें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। और तो और कहा जा रहा है कि के इलेक्ट्रिक की तरह डिस्कोस को भी प्राइवेटाइज किया जाएगा। अगर के इलेक्ट्रिक की तरह प्राइवेटाइज किया जाएगा तो पूरे पाकिस्तान का क्या नक्शा बनेगा। आओ और कराची वालों से पूछ लो कि यहाँ क्या हाल है। इसलिए ये के इलेक्ट्रिक माफिया ये पार्टियों को भत्ते देती है और कराची के अवाम पर जुल्म करती है। जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं और न जाने किस किस को भत्ता देती है कि आज हमारे सरों पर ये माफिया मौजूद है। इसलिए इसका भी फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और मैं ये सवाल करता हूं, जब हमारे पास कैपेसिटी पाकिस्तान में ज्यादा है, 43,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत मौजूद है, तो फिर ये के इलेक्ट्रिक को जनरेशन का लाइसेंस क्यों मिला हुआ है। हमारे पास तो बिजली ज्यादा है, हम महंगे प्लांट बंद करें, के इलेक्ट्रिक के पोसीदा प्लांट, ज्यादा महंगी बिजली, फिर लाइन लॉसेस और फिर इनका जो ज्यादा फ्यूल का खर्चा है वो भी कराची के अवाम अदा करते हैं। तो फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर यह धंधा चलता है। इसलिए जनरेशन से इनको अलग कर दो और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो पार्टनर्स हैं उनको बढ़ाया जाए और इसमें मोनोपोली को खत्म किया जाए तो कराची का यह मसला हल हो सकता है। यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन एक पार्टी से शेयर दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी को मुंतकिल हो जाते हैं। ऑफशोर कंपनियों में होता है, उस ट्रांसफर के पैसे भी पाकिस्तान के कौमी खजाने में नहीं आते। 2009 में जब अबराज कैपिटल को ये ट्रांसफर किए जा रहे थे शेयर, तो जरदारी साहब ने उस वक्त के 50 अरब रुपए जो आज के 300 अरब रुपए के बराबर हैं वो कौमी खजाने से अदा किए थे, सिंध के खजाने से अदा किए थे। आपके वालिद साहब का खजाना नहीं है कि आप चंद लोगों को ये पैसे अदा करके दूसरी ताजादम शिकारियों को हम पर मुसल्लत करो। ये के इलेक्ट्रिक और इन हुकूमतों और इन पार्टियों का वो धंधा है जिसको पूरे पाकिस्तान में आपने बेनकाब किया है। मैं कराची जमात इस्लामी को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जब कोई नहीं बोलता था तो आप बोलते थे, डटकर बोलते थे और पूरे पाकिस्तान में इनको बेनकाब करते थे। यही धंधा IPPs का है। इन IPPs में कुछ तो मंजूर नजर लोग मौजूद हैं, कुछ तो खुद हुकूमत के लोग मौजूद हैं। क्या शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की फैमिली के पास ये IPP नहीं है कि जिसमें धोखा देकर इसकी लागत को ज्यादा दिखाया गया है, इसका फ्यूल इंपोर्टेड फ्यूल शो किया गया है और गन्ने की फूक पर यह चलता है। ये कौम के साथ मजाक बंद करो। और ये तो तुम्हारे मंशा ग्रुप टाइप के लोग हैं, जो तुम्हारे फाइनेंसर हैं, जो तुम्हारे धंधे चलाते हैं, इन लोगों ने हमारा खून निचोड़ा है और
ये हजारों अरब रुपए लूट के खा गए हैं। गुज़िश्ता 10 साल में 8,500 अरब रुपए पाकिस्तान की कौम के ये निकल गए हैं। जो बिजली बनाते नहीं है उसके पैसे हमसे चार्ज करते हैं। ओवर कैपेसिटी प्लांट है। मैं चैलेंज करता हूं कि चाहे रज़्ज़ाक दाऊद हो, चाहे ये निशात ग्रुप यानी मंशा ग्रुप हो, चाहे हबीबुल्लाह ग्रुप हो, चाहे इसी तरह के और कोई ग्रुप हो, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि ये किसी पाकिस्तान की अदालत में सामने आकर अपना कोई केस लड़ सके। इसलिए कि हम जानते हैं इन्होंने कितने कर्जे माफ करवाए हैं पाकिस्तान के बैंकों से। हम जानते हैं इन्होंने मुआहदों में जो फ्रॉड किया है। इसलिए ये बातें करके हमें बेवकूफ ना बनाया जाए। हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा। फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो फिर ये सारी पार्टियां भी बेनकाब होंगी। ये तहरीक अपना हक लेने की तहरीक है। ये पाकिस्तान की तामीर की तरक्की की तहरीक है। इसलिए इसको हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते। फिर कुछ IPPs ऐसी हैं जिनकी मुद्दत मुआहदा खत्म हो गई, उनको क्यों मुसल्लत किया हुआ है? और फिर जब आप इंटरनल IPPs से निपटेंगे तो फिर चाइना से भी बात होगी, इज्जत और वकार से होगी। चाइना हमारा दोस्त है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हिमालय से ऊंची और बहरुल काहिल से गहरी दोस्ती है। लेकिन ये कैसी दोस्ती है कि आप उससे बात भी नहीं करते और बात करते हैं डांट खाकर वापस आ जाते हैं और फिर मजीद कोई बात नहीं करते, हमारे वकार का सौदा करते हैं। इसलिए आपका मसला यही है हुक्मरानों, आपका मसला यह है कि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप अंदर से कमजोर हैं, आप कानूनी तौर पर कमजोर हैं, आप फॉर्म 37 की पैदावार हैं, आप खुद इन जराइम में शरीक हैं। इसलिए कहीं पर भी बात करते हुए आपको परेशानी महसूस होने लगती है। इसलिए हम ये कहते हैं जब आप अपनी लोकल IPPs से बात करेंगे तो इंशाअल्लाह चाइना भी निगोशिएट करेगा। पूरी दुनिया में ये होता है, बैनुल अक़वामी मुआहदों में भी रीनिगोशिएट किया जाता है। दुनिया के कितने ममालिक ऐसे हैं जो ये कह देते हैं कि हम पैसे नहीं दे सकते, हम सूद दर सूद अदायगी नहीं कर सकते, आओ हमसे बैठकर बात करो। और एक और बात भी आपसे करना चाहता हूं, जब ये कहते हैं कि इनकी तजावीज तो अच्छी हैं लेकिन काबिल अमल नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कौन है इनका ऐसा शहजादा जिसके ऊपर मईशत की ऐसी गिरफ्त है जिसके नतीजे में पाकिस्तान का इन लोगों ने यह हाल कर दिया है। 77 साल में इन्हीं लोगों ने तो पाकिस्तान के बजट बनाए हैं, पाकिस्तान का माशी निजाम चलाया है। पहले तो ये अपने फेलियर का ऐलान करें। ये सारी पार्टियां, चाहे फौज के डिक्टेटर हो, चाहे ये नाम नहाद सियासतदान हो या ये ब्यूरोक्रेट हो, ये आए और ऐलान करें कि हम मुल्क चलाने में नाकाम हो गए हैं, हमसे मईशत भी नहीं चलती, हमसे ज़राअत भी नहीं चलती, हमसे जो है तिजारत भी नहीं चलती, हमसे तालीम भी नहीं चलती, हम तो जमाने के चैलेंजेस का इदराक भी नहीं कर सकते। आओ और बताओ कि तुमने AI में क्या किया है, तुमने IT में क्या किया है। दुनिया कहां से कहां जा रही है। अमेरिका में बहस यह है कि चाइना और जापान से कंपीट करना है तो फिर जो AI में आने वाले 5 से 10 साल हैं अपनी बिजली को डबल करना पड़ेगा ताकि जो बड़े बड़े डेटा सेंटर बनने हैं वो उसके मुताबिक हो सके। वो तो इस तरह सोच रहे हैं और हम IPPs का पेट भर रहे हैं, नाजायज तरीके से उनको जो है वो खुराक फराहम कर रहे हैं। बिजली हमारे पास ज्यादा है लेकिन काम उस पर कोई नहीं कर रहे। तो ये कुल्लियतन ये पूरा तबका, चाहे फौजी डिक्टेटर्स हो या उनके गमलों में परवान चढ़ने वाले ये सियासतदान हो, ये सब नाकाम हो चुके हैं, ये कुछ नहीं दे सके और इन्होंने सूदी मईशत को हम पर मुसल्लत करके रखा है। मैं पूछना चाहता हूं ये जो 19.5 ये सूदी रेट इन्होंने तय किया हुआ है, इस इंटरेस्ट रेट को अगर ग्रेजुअली कम किया जाए और एलिमिनेट कर दिया जाए तो पाकिस्तान के बहुत बड़े मसले हल हो सकते हैं। सर्कुलर डेट की बात की जाती है, यह इंटरनल सर्कुलर डेट है जो बहुत बढ़ चुका है, जिसका सिर्फ सूद यानी जो हमने अपने बैंकों से और कुछ इदारों से, खुद पाकिस्तान के इदारों से जो हुकूमत ने कर्जा लिया है उसका सिर्फ सूद 8,600 अरब रुपए आपको और मुझे अदा करना है। अपने बिलों में लग कर आ रहा है, हमारे बिजली के बिलों में टैक्सों की सूरत में जो आ रहा है, जो गैस के बिल की सूरत में आ रहा है, जो पेट्रोल की लेवी की सूरत में आ रहा है,
जो आटा, चीनी, दाल और चावल और बच्चों के दूध पर टैक्स लगा हुआ है, जो साबुन पर टैक्स आप देते हैं, ये सारे टैक्स, इसके नतीजे में हमारी हुकूमत अपने जो बैंकों से इंटरनली कर्जा लिया हुआ है उसका सिर्फ सूद अदा कर रही है। अगर ये शरह 10% पे आ जाए तो 8,500 के बजाय सिर्फ 4,500 अरब रुपए देने पड़ेंगे। इससे आपको किसने रोका है? इससे आपको किसने रोका है? क्यों हमें झूठ बोलते हो और धोखा देते हो? मईशत को तबाह करते हो, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, अफराते ज़र बढ़ जाता है, महंगाई में इजाफा हो जाता है, लोगों से रोजगार छीनने लगता है, इंडस्ट्री बंद होने लगती है, तिजारत में तबाही होने लगती है, पूरा पाकिस्तान बिलकने लगता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते ये काम? लिहाजा हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग हम पर मुसल्लत हैं, ना सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं, इनकी सोच और समझ बिल्कुल माउफ हो चुकी है और आईएमएफ के ऐसे गुलाम हैं कि अब तो आईएमएफ ने अपने एजेंट इस तरह से लाकर बिठा दिए हैं कि टेबल के उस तरफ भी आईएमएफ होता है, टेबल के इस तरफ भी आईएमएफ होता है। आईएमएफ से मुज़ाकरात करता है और जो चाहते हैं पॉलिसी दे देते हैं। फिर अगर कुछ अच्छी बातें आईएमएफ के मुआहदे में होती भी हैं तो वो क्या बातें हैं? आईएमएफ के मुआहदे में जो 23वां प्रोग्राम था, जो आखिरी प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में लिखा हुआ है, गालिबन पेज 66 पे लिखा हुआ है कि हेल्थ में, एजुकेशन में, मेडिसिन में आप इस सेक्टर पे कोई टैक्स नहीं लगा सकते। हेल्थ, एजुकेशन और मेडिसिन और इसी तरह की जो फूड सिक्योरिटी, ज़राअत पे, यानी जहां जिसका ताल्लुक फूड से हो, खाने पीने से हो, उन अशिया पे आप टैक्स नहीं लगा सकते। अरे भाई, तुम अपने जो गॉडफादर हैं, जिनके पीछे तुम चलते हो, जिनका नाम लेके तुम धोखा देते हो, उन्हीं की बात मान लो और इन चीजों से तो टैक्स हटा दो। हम और क्या डिमांड कर रहे हैं? तुमने तो बच्चों की स्टेशनरी पे भी टैक्स लगा दिया है। और कैसे झूठे लोग हैं कि असेंबली के फ्लोर पे वजीर खजाना ने कहा कि हमने स्टेशनरी का टैक्स हटा दिया है, लेकिन जो एक्ट आया है उसमें वो टैक्स लगा हुआ है। इससे बढ़कर बददियानती कोई नहीं हो सकती। लिहाजा हमारे सारे मुतालबात जेन्युइन मुतालबात हैं। हम हक पर हैं, हम इस मसले को हल करना चाहते हैं। हम तसादुम नहीं चाहते, हम झगड़ा नहीं चाहते, हम गोली नहीं चलाना चाहते। देखो बांग्लादेश के हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, कीनिया के हालात काबू से बाहर हो गए। जमात इस्लामी पुरअमन सियासी मुजाहिमत पर यकीन रखती है। पहले ही मुल्क में बहुत अफरा तफरी है। तुम्हारी पॉलिसियों के नतीजे में, अमेरिका की गुलामी के नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा बिलक रहा है, अमन की भीख मांग रहा है, फौजी ऑपरेशनों का हर वक्त खतरा रहता है, कोलेट्रल डैमेज होता है, पूरी नस्लें तबाह हो जाती हैं। इसलिए हम फौजी ऑपरेशनों की मुखालफत करते हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल तबाह है, सैकड़ों हजारों लापता अफराद उनकी फहरिस्त से मौजूद हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा और इसकी बुनियाद पर बड़े पैमाने पर एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। फिर मुल्क दुश्मन कुव्वतें भी सामने आ जाती हैं। यही शहर कराची में होता रहा है। जब आप लोगों को हुकूक से महरूम करेंगे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, जब आप तालीम नहीं देंगे, जब आप सेहत की सहूलतें नहीं देंगे, जब आप रोजगार नहीं देंगे, जब लोगों का उनका बुनियादी आईनी हक नहीं देंगे, तो फिर इसी तरह से हालात बिगड़ेंगे। हम मजीद कोई तसादुम तो नहीं चाहते, लेकिन आप सोचें कि अगर अवाम अपने तौर पर निकल कर खड़े हो जाएं और इन सारे हुक्मरान तबके का घेराव करना शुरू कर दें, जगह जगह ये उनको पकड़ना शुरू कर दें, और फिर इसके नतीजे में क्या होगा? हालात काबू में नहीं रहेंगे। वजीर आजम साहब, पहले तो आप लोग फरार होते रहे हैं, फिर हालात ऐसे खराब ना हो जाए कि आपको ना कोई लॉन्च पकड़ने का मौका मिले, ना एयरपोर्ट पे जाने का मौका मिले। कबल इसके के सूरत हाल तुम्हारे काबू से बाहर हो जाए। अवाम को उनका हक दो, अवाम को रिलीफ दो, बिजली के बिल कम करो, तनख्वाहदारों से बोझ हटाओ, आईटीपीस को लगाम दो और ये जाली टैक्सों का धंधा खत्म करो, सूद की मईशत को खत्म करो और सूद के रेट को मिनिमाइज करो। इसलिए हम ये सारे मुतालबात लेकर डटे हुए हैं और मुझे नहीं मालूम, मेरी आवाज तो मरी रोड पे पहुंच रही है, उनकी आवाज में नहीं सुन पा रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि आप धरना देने के लिए तैयार हैं? कराची वालों तुम तैयार हो? मरी रोड वालों तुम तैयार हो? और फिर उसके बाद
लाहौर भी है और पेशावर भी, कोयटा भी और मुल्तान भी, फैसलाबाद भी है पूरे पाकिस्तान में, और मेहनती साहब हैदराबाद भी है, लाड़काना भी है, यहाँ भी धरने होंगे इंशाअल्लाह। अमीर सूबा मोहतरम मौजूद है, पूरा सूबा सिंध बिलक रहा है, वहां बदमनी है, बदतरीन सूरत हाल है, डाकू राज है, कच्चे और पक्के के डाकुओं ने मिलकर इस सूबे का बेड़ा गर्क किया हुआ है। लिहाजा इसकी इन सारे जज्बात की तर्जुमानी एक बड़ी पुरअमन सियासी मुजाहिमत के सूरत में जमात इस्लामी कर रही है और कुव्वत से करेंगे। ये धरना अभी जारी है, आइंदा की लाए अमल को मुशावरत के साथ तय करेंगे, और ये गवर्नर हाउस का धरना अगर जारी रखा जाए, मुनीम भाई तैयार हैं, और यहाँ जारी रखते हुए अगर ये धरना कभी मार्च करे और सदर पहुंच जाए, कभी ये मार्च करे और जरा इस तरफ से चला जाए, ये जो डीजी रेंजर्स के ऑफिस के सामने से गुजर जाए, क्या ख्याल है, और फिर उसके बाद आगे की तरफ गुजर जाए, फिर शाहराह फैसल पे आ जाए, पूरे शहर में मार्च करें, पूरे शहर में लोगों को अपील करें, यह पुरअमन तहरीक है, किसी से नहीं लड़ेंगे, किसी इदारे से तसादुम नहीं चाहते, लेकिन अपना आईनी और सियासी हक इस्तेमाल करते हुए हर जगह जा सकते हैं। कोई रेड जोन नहीं है हमारे लिए। अगर हम डी चौक अब तक भी नहीं पहुंचे हैं तो ये बता देना चाहते हैं कि 26 जुलाई को हमने एक धरने को 3 धरनों में तब्दील किया था। कंटेनर तो हमारे कारकुनों ने उठाकर फेंक दिए थे, डी चौक भी बहुत से पहुंच गए थे। ये तो हमने लोगों को एक जगह पर लाकर बिठाया है, लेकिन इन्हें मत समझो कि ये मामला यहां तक रहेगा। मैं ऐलान कर चुका हूं कि धरने भी फैल जाएंगे और उसके साथ साथ शाहराहों पे भी बैठने का, हड़तालें करने का सारा ऑप्शन मौजूद है। और फिर यह भी होगा कि हम पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों से जब ये अपील करेंगे कि बिल अदा ना करो तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, उससे पहले पहले हालात को दुरुस्त कर दो। बस यही बात कहना चाहता हूं। आखिर में मैं फलस्तीन के हवाले से अपने ईमान और जज्बात को महमेज देने के लिए और आप सब लोगों को बताने के लिए कि ये जो अभी फलस्तीन की जो आज़ादी की तहरीक है, मस्जिद अक्सा की आज़ादी की तहरीक, हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया को जो शहीद किया गया, इसराइल ये समझ रहा था कि अब हमने ऐसी ज़रब लगा दी है कि इसके बाद तो हमास टूट कर रह जाएगी, यह मुज़ाहिमत खत्म हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान होने की हैसियत से मुझे यह एजाज़ हासिल हुआ कि पूरे पाकिस्तान से अगर कोई नुमाइंदगी कर रहा था, उनके नमाज जनाजा में कतर में कोई शरीक था, तो जमात इस्लामी पाकिस्तान का अमीर हाफिज नईमुर रहमान था। और हमने वहां जो लोगों का जज्बा देखा, उनकी क़यादत का जज्बा देखा, हमने जब उनके अज़्म और हौसलों को देखा, जब हमने इस्माइल हानिया के बच्चों को देखा, उनके बेटे से मुलाकात हुई, उनके पोते से मुलाकात हुई, आप यकीन करें कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता जो जज्बा उनमें मौजूद है। और ये शहादतें उन्हें और मजबूत कर रही हैं और ताकतवर बना रही हैं। और जो उन्होंने 40,000 लोगों को शहीद कर दिया है, 10,000 लाशें अभी भी मलबे के ढेर में हैं और भी आदाद शुमार आ रहे हैं। 85% गजा तबाह कर चुके हैं, 82,000 टन बारूद फेंक चुके हैं। एक बच्चा, एक औरत, एक जवान और एक बुजुर्ग भी इसराइल 22 लाख लोगों में से सामने लाने के लिए उसको कोई नहीं मिला, जुर्रत नहीं कर सका जो आकर कहे कि हम इसराइल के आगे सरेंडर करते हैं और हमास ने हमें मरवा दिया। एक भी नहीं मिला है। यह है हमास की ताकत। अपने लोगों के साथ खानदान की तरह रहते हैं। उनके गम हमास के गम है, उनकी खुशी हमास की खुशी है। नज़्म ज़ब्त के साथ रहते हैं। पूरी पार्टी एक इकाई के तौर पर काम करती है। अवाम और पार्टी में कोई फर्क नहीं होता, सब मिलकर एक मकसद के खातिर जिद्दोजहद करते हैं। हमारे लिए उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। मकासद अगर बड़े हों, जिद्दोजहद अगर बुलंद हो, तो ये खून इसकी बरकत से उनकी कुव्वत में मजीद इजाफा होता है। ये जुबानी बातें नहीं है, ये अफसाने नहीं है। आज के इस दौर में वो लोग मौजूद हैं जो करके दिखा रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान के नौजवानों,
मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुम मायूस हो जाते हो, कहते हो हालात साजगार नहीं है, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। इस मुल्क में क्या क्या नहीं है? पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, समंदर भी हैं, खजाने भी हैं, इसके नौजवान भी हैं, टैलेंट भी है। इसमें तो कोई मसला नहीं है। जो मसला है उसको समझने की कोशिश करो। जिस कलमे की बुनियाद पर हमने मुल्क बनाया था, वो कलमा बहुत पढ़ा जाता है, नमाजें भी हो जाती हैं, रोजे भी चल जाते हैं, लेकिन कलमा जो ऐलान करता है कि अल्लाह के सिवा किसी की हुक्मरानी नहीं होगी, कोई निजाम नहीं चलेगा, कोई बालादस्ती नहीं होगी, जिस इंसान को भी हुकूमत करनी है वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक करेगा। यह है वो काम जो पाकिस्तान में होना था, जो नहीं हुआ। इसलिए पाकिस्तान बर्बाद हुआ, इसलिए पाकिस्तान दो लख्त हुआ, इसलिए पाकिस्तान में नाइंसाफी हुई। आज भी निजात का रास्ता इस्लाम का अदलाना निजाम है। इस्लाम अखलाक सिखाता है, किरदार बनाता है, अच्छा मुआशरा देता है, बेहतरीन खानदान बनाता है। और इस्लाम मईशत है, मुआशरत है, तिजारत है, सियासत है, हुकूमत है और रियासत है। रियासत में जब इस्लाम होगा, कुव्वत नाफिजा अल्लाह के दीन को हासिल होगी, सारे गम हमारे दूर हो जाएंगे। इसलिए इस बड़े कौस के लिए पूरी हिम्मत के साथ काम करो और जुल्म की जितनी शक्लें मौजूद हैं उनको सामने रखते हुए जालिमों और तागूतों का मुकाबला करने की हिम्मत पैदा करो। ये मुसलमानों का मुआशरा है, यहाँ हमें गोलियां नहीं चलानी, लेकिन हिम्मत के साथ डटकर सियासी मुजाहिमत करनी है। हम इस काम को इबादत समझ के करते हैं। पाकिस्तान के नौजवानों, ये मायूस मत हो कि अब इस मुल्क में कुछ नहीं बचा। इस मुल्क में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है इस मुल्क में। ये मुल्क अब भी पूरी दुनिया को लीड करने की सलाहियत रखता है। बस इसके मकसद की तरफ इसको लेकर आओ और इन जालिम अशराफिया को, जो बदमाशिया बन चुका है, इसको अपने सरों से हटाने की इस तहरीक का हिस्सा बन जाओ। मैं नौजवानों से कहता हूं कि अपने बड़ों का एहतराम करें, अल्लाह के आगे झुकें, रब की किबरियाई को बयान करें, कुरान पाक से ताल्लुक को मजबूत करें, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें। आपकी सुन्नत सबसे बड़ी सुन्नत क्या है? सबसे बड़ी सुन्नत दीन को कायम करने की जिद्दोजहद है। उस सुन्नत से जुड़ जाएंगे तो सब कुछ बेड़ा पार होता चला जाएगा। इसलिए रास्ता यही है। और मायूस ना हो, फलस्तीनियों से सीखो। सब कुछ बर्बाद कर दिया उन्होंने, खेमों पे भी बमबारी होती है, क़यादत को भी शहीद करते हैं, लेकिन हिम्मत उनकी नहीं टूटती है। बच्चे भी डटे हुए हैं, खवातीन भी डटी हुई हैं, रब की किबरियाई बयान करते हैं, फिर डट कर खड़े हो जाते हैं। उनसे जीना सीखो और उनसे मरना सीखो। कोई तुम्हें नहीं दबा सकेगा, कोई तुम्हें नहीं गिरा सकेगा। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान हकीकी मानों में पाकिस्तान बनेगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।